गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर में मैं डॉक्टर वी.एन. पांडे बीएससी विभाग तृतीय प्राणी शास्त्र की कक्षा का स्वागत करता हूँ। बच्चों, हम रिसोर्स इकोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे। हमने सॉइल रिसोर्सेज के बारे में, मृदा के बारे में पढ़ लिया है, जल के बारे में पढ़ा है। आज हम लोग एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा प्रकृति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जैसा आप जानते हैं कि जितना भी प्रकृति का इकोसिस्टम संचालित होता है उसका उद्देश्य ऊर्जा का प्रवाह ही होता है। इसलिए प्रकृति में ऊर्जा का बहुत ही अधिक महत्व है। मानव जीवन के लिए भी ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है और देश और समाज के लिए भी ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है। देशों की आर्थिक वृद्धि को नापने का पैमाना ऊर्जा ही है। जहाँ अधिक ऊर्जा की खपत होती है उसे अधिक विकसित देश माना जाता है। तो इस तरह से ऊर्जा की खपत और देश के विकास में एक गहन संबंध है। ऊर्जा के संसाधनों को दो ग्रुप में बांटा जाता है। पहला नॉन रिन्यूएबल और दूसरा रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल का अर्थ है कि ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिनका भंडार सीमित है और उस भंडार का नवीकरण या रिन्यूअल शीघ्रता से या आसानी से नहीं हो सकता है। जबकि रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वो हैं जो जहाँ पर ऊर्जा कभी समाप्त ना हो और उसका नवीकरण निरंतर होता रहे, अर्थात कम समय में होता रहे। और यहाँ समय का मापन जो है वो मानव जीवन के आधार पर है। अगर 40 वर्ष 50 वर्ष में रिन्यूअल हो सकता है ऊर्जा का तो हम उसे रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स कहेंगे। तो पहले हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं। जैसा मैंने बताया, ये ऊर्जा के वो संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है और जो आसानी से नवीकृत नहीं हो पाएंगे और इनका भंडार एक समय पर समाप्त हो जाएगा। इसमें कोयला, नेचुरल गैस, ऑयल्स जिसको मिनरल ऑयल कहते हैं, और न्यूक्लियर एनर्जी, ये 4 प्रकार के ऊर्जा स्रोत इसमें आते हैं। जैसा मैंने बताया कि इनको रिन्यूअल नहीं हो सकता है। तो एक एक करके देखेंगे। उसके पहले थोड़ा सा फॉसिल फ्यूल के बारे में पढ़ लें। जीवाश्मीय ईंधन या फॉसिल फ्यूल। जीवाश्मीय ईंधन जैसे मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस और कोयला, प्राकृतिक गैस और खनिज तेल, ये तीनों ही प्रकार के तत्व फॉसिल फ्यूल कहलाते हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि इनका निर्माण पृथ्वी के भीतर वहाँ उपस्थित पौधों और जंतुओं के दब जाने से और उन पे तापमान और दबाव का प्रभाव पड़ने से इस प्रकार के फॉसिल्स का निर्माण हुआ है जो फ्यूल के रूप में काम करते हैं। माना जाता है कि कार्बोनिफेरस काल में, आज से लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले, ये जंगल पृथ्वी के नीचे दब गए थे और वही कोयला या पेट्रोल या नेचुरल गैस के रूप में परिवर्तित हुए हैं और इसीलिए इनको फॉसिल फ्यूल कहा जाता है।
धरती के नीचे ये रॉक की लेयर्स में पाए जाते हैं और उनको वहाँ से निकालना पड़ता है। तो देखें इन पे क्रूड ऑयल्स, इनको मिनरल ऑयल भी कहते हैं। ये द्रवीय प्रकार का फॉसिल फ्यूल है। ये ईंधन द्रवीय प्रकार का ईंधन है। इसका उपयोग गैसोलीन बनाने में या डीजल या इस तरह के वाहनों के लिए ईंधन बनाने में काम में लिया जाता है। इसी के साथ साथ प्लास्टिक्स के बनाने में भी क्रूड ऑयल का उपयोग होता है। ये चट्टानों के नीचे पाया जाता है और इसको पंप करके बाहर निकालना पड़ता है। अगर अभी तक के ज्ञात ऑयल उस भंडार की बात करें तो भारत में विश्व का मात्र 0.4% विश्व का क्रूड ऑयल का भंडार भारत के पास है, अर्थात लेस देन 1%, 1% से भी कम भारत के पास है। तो यहाँ ये देखना ज़रूरी होगा कि क्योंकि भारत के पास क्रूड ऑयल्स का भंडार बहुत कम है और क्योंकि इसका उपयोग भारत में बहुत अधिक होता है, और इसका अर्थ है कि इन्हें भारत बाहर से मंगवाना पड़ता है। दूसरा नेचुरल गैसेज हैं। ये हीटिंग और कुकिंग के लिए उपयोग में ली जाती हैं। इनमें मुख्यतया मीथेन गैसेज होती हैं। ये तेल के कुओं के पास ही पाई जाती हैं और इनको भी पंप करके बाहर निकाला जाता है। भारत में नेचुरल गैस का उपयोग तेज़ी से बढ़ रहा है और लगभग इसका वार्षिक ग्रोथ रेट 7% है, 7% है। अनेक उद्योग जैसे विद्युत उत्पादन हुआ, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, ये सभी अब धीरे धीरे नेचुरल गैस से संचालन अपना प्रारंभ कर रहे हैं, जो पहले कोयले से संचालित होते थे। अगले प्रकार का ईंधन है कोल या कोयला। ये भी फॉसिल फ्यूल है और विभिन्न घरों में तथा विभिन्न उद्योगों में तथा बिजली घरों में इसका उपयोग किया जाता है। धरती के नीचे धंसा हुआ पाया जाता है, इसको खोद करके निकाला जाता है। तो कोयले की खुदाई करके बाहर निकालने की प्रक्रिया को माइनिंग या खनन क्रिया कहते हैं। विश्व में जितने भी कोयला उत्पादक देश हैं, भारत उनमें तीसरे नंबर पर है, अर्थात भारत का कोयला उत्पादन काफ़ी अधिक है। भारत में कोयले के भंडार भी काफ़ी हैं। कुल भारत के ऊर्जा उपयोग का लगभग 55% भाग, आधे से अधिक भाग कोयले के द्वारा काम में लिया जाता है। आधे से अधिक ऊर्जा का काम कोयले के द्वारा होता है। तो ये फॉसिल फ्यूल्स की बात कर रहे थे। अब न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर लेते हैं। ये भी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। हम जानते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। उस ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जा सकता है और किया जाता है। लेकिन इसका जो स्रोत है यूरेनियम, वो भी धरती के नीचे ही पाया जाता है और उसके भी भंडार सीमित हैं। इसलिए ये भी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स ही है। एक बार समाप्त हो जाएगा तो अगले भंडार बनने में बहुत समय लग जाएगा, मिलियंस ऑफ ईयर्स। यहाँ न्यूक्लियर एनर्जी में के साथ भी एक समस्या है कि न्यूक्लियर फर्नेसेस बनाई जाती हैं तो इनसे रेडिएशन का पोल्यूशन उत्पन्न हो सकता है, पार्टिकल पोल्यूशन भी उत्पन्न हो सकता है। तो ये हमने न्यूक्लियर एनर्जी की बात की। फॉसिल फ्यूल्स की अभी हम बात कर रहे थे। विश्व की पूरी ऊर्जा आवश्यकताओं का लगभग 70% भाग फॉसिल फ्यूल के द्वारा ही पूरा किया जाता है।
लगभग 70% भाग कोयला, पेट्रोल या नेचुरल गैस के द्वारा ही पूरा किया जाता है। फॉसिल फ्यूल एनर्जी रिच हैं, इनको प्रोसेस करना सस्ता है, लेकिन इनके उपयोग के साथ दो समस्याएं आती हैं। एक, फॉसिल फ्यूल्स की आपूर्ति सीमित है, इनका भंडार सीमित है, उपयोग होने के बाद वो भंडार आसानी से भरेगा नहीं। ये नॉन रिन्यूएबल हैं और इनको बनने में करोड़ों करोड़ों वर्ष लगते हैं। दूसरी समस्या ये है कि फॉसिल फ्यूल्स को जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों का वातावरण में प्रदूषण होता है। इनकी मात्रा बढ़ने का परिणाम होता है ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, और इसके साथ ही साथ पार्टिकल पोल्यूशन भी होता है, अर्थात डस्ट पार्टिकल्स भी वायु में पहुंच जाते हैं। तो ये प्रदूषण का भी बड़ा कारण बनते हैं फॉसिल फ्यूल्स। तो इस तरह से हमने देखा कि ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, इनके साथ दोनों समस्याएं हैं। एक तो ये नॉन रिन्यूएबल हैं और दूसरा ये प्रदूषण उत्पन्न करने वाले हैं। अतः इनका उपयोग सभी देशों को चाहिए कि धीरे धीरे कम करना प्रारंभ करें। अब हम बात करते हैं रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की। रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वो हैं जो एक शॉर्ट टाइम में पुनः उनका निर्माण हो जाए और जो उपयोग हुआ है वो भंडार पुनः भर जाए। ऐसे 6 प्रकार के सोर्सेज माने जाते हैं: सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी और बायोमास एनर्जी। तो देखते हैं इनको। सोलर एनर्जी, सूर्य ही सबसे बड़ा ऊर्जा का भंडार है और पृथ्वी पर ऊर्जा का वही स्रोत है। जो अभी हमने बताए कि फॉसिल फ्यूल्स के बारे में, वो भी उन्होंने भी कभी अपनी ऊर्जा सूर्य से ही प्राप्त की थी। जब वो जीवित पौधे या जीवित जंतु थे तब उन्होंने अपनी ऊर्जा सूर्य से ही प्राप्त की थी। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को ही उन्होंने भंडारित किया था और वही ऊर्जा फॉसिल फ्यूल के रूप में पाई जा रही है। तो पहली आ रही है सोलर एनर्जी। जैसा मैंने बताया कि सूर्य ही सबसे बड़ा भंडार है। एक घंटे में जितनी ऊर्जा पृथ्वी पर पहुंचती है सूर्य से, वास्तव में वो पृथ्वी के 1 साल की ऊर्जा की ज़रूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त है। किंतु समस्या ये है कि सोलर एनर्जी का उपयोग करना अपेक्षाकृत महंगा है। टेक्नोलॉजी इसके लिए अभी विकास के क्रम में है। सोलर प्लेट्स जो कि विद्युत बनाने का काम करती हैं, उनके लिए नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है और विभिन्न देशों में सोलर एनर्जी पर अनुसंधान और इसकी प्रोजेक्ट्स के लिए काफ़ी फोकस किया जा रहा है। भारत भी इस पर बहुत अधिक फोकस कर रहा है। भारत के अनेक राज्य जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा या मध्य प्रदेश, इन राज्यों में बहुत ही अधिक सूर्य का प्रकाश रहता है जिसको ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये सबसे सुरक्षित प्रकार की ऊर्जा है, इसमें किसी प्रकार के प्रदूषण नहीं है और ये पूरी तरह से रिन्यूएबल है। कभी ख़त्म होने वाला ऊर्जा स्रोत ये नहीं है। तो इस तरह से सोलर एनर्जी ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत है और धीरे धीरे इस दिशा में विभिन्न सरकारें काम कर रही हैं। इस दिशा में अनुसंधान करने वालों को या सोलर एनर्जी का उपयोग करने वालों को या सोलर एनर्जी का निर्माण करने वालों को विभिन्न सरकारें रियायतें भी दे रही हैं, प्रोत्साहन भी दे रही हैं। और हमें आशा करनी चाहिए कि भविष्य में सौर ऊर्जा का उपयोग अधिक बढ़ेगा और फॉसिल ऊर्जा पर हमारा जो डिपेंडेंस है वो कम होगा। दूसरी रिन्यूएबल एनर्जी है पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी।
इसको क्लीन एनर्जी माना जाता है, क्योंकि इसमें भी किसी प्रकार के प्रदूषण की संभावना नहीं रहती है। पवन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए टरबाइन लगाए जाते हैं और उन टरबाइन की सहायता से जनरेटर चलते हैं, जो जनरेटर ऊर्जा निर्माण और बैटरियों में संग्रहण करते हैं। विश्व में पवन ऊर्जा के निर्माताओं में भारत का 5वां स्थान है, अर्थात भारत ने पवन ऊर्जा में काफ़ी काम किया है, काफ़ी निवेश किया है। इसमें अभी और अधिक कार्य करने की ज़रूरत है। पवन ऊर्जा का एक ही नकारात्मक प्रभाव अभी तक बताया गया है कि इसके बड़े जो पंखे चलते हैं उनमें कई पक्षी आकर के मर जाते हैं। तीसरा है हाइड्रो एनर्जी, जल ऊर्जा। ये भी रीन्यूएबल प्रकार का ऊर्जा का स्रोत है और इसका बहुत अधिक विकास हुआ है। ये सबसे पुराने समय से उपयोग की जाने वाली ऊर्जा स्रोतों में से एक है। कहीं पर नदी पर बांध या बैरियर बना दिया जाता है और उस रिजर्वायर से पानी को कंट्रोल्ड तरीके से फ्लो कराया जाता है और उसी फ्लो से टरबाइन चलाया जाता है, जो टरबाइन विद्युत बनाने का कार्य करते हैं। इसी के साथ साथ इसका एक लाभ और होता है कि जो डैम या बैरियर जो बांध बनते हैं वहाँ से सिंचाई का कार्य भी किया जाता है। चौथा है टाइडल एनर्जी। समुद्र में निरंतर ज्वार आते रहते हैं और इनकी ऊर्जा को ट्रैप किया जा सकता है। ये भी रीन्यूएबल एनर्जी है, क्योंकि सुबह शाम समुद्र में या प्रतिदिन ज्वार आते ही आते हैं। यद्यपि ज्वार कब कितना आवे ये निश्चित नहीं है, लेकिन इसका अनुमान तो लगाया जा सकता है। पांचवें प्रकार का रीन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है जियोथर्मल एनर्जी। पृथ्वी का भीतर का भाग काफ़ी गर्म है और बाहर का भाग कम गर्म है। इस गर्मी का लाभ लेते हुए जो ऊष्मा है पृथ्वी के अंदर, उसको विद्युत तरंगों में परिवर्तित किया जा सकता है। इसको जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के कार्यों में किया जा सकता है। यद्यपि अभी इस पर बहुत कम काम हुआ है। और छठा है बायोमास एनर्जी। बायोमास एनर्जी ये एक ठोस प्रकार का ईंधन है जो कि प्लांट मटेरियल्स के द्वारा प्राप्त होता है। प्लांट मटेरियल को जला करके ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है या उससे बिजली बनाई जा सकती है। एग्रीकल्चरल वेस्ट हो सकता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो सकता है या डोमेस्टिक वेस्ट हो सकता है। किसी भी प्रकार के प्लांट वेस्ट जो हैं उनके उपयोग से बायोमास एनर्जी का सॉलिड फॉर्म भी बनाया जा सकता है, लिक्विड फॉर्म भी बनाया जा सकता है और इसका गैसियस फॉर्म भी बनाया जा सकता है बायोगैसेस के रूप में। बायोमास का जो ऊर्जा उत्पादन है ये अपेक्षाकृत सस्ता है, बहुत अधिक महंगा नहीं है। ये रिन्यूएबल है, क्योंकि पौधों को लगाना या फॉरेस्ट को लगाना या ट्रीज या प्लांट्स को लगाना मानव के लिए संभव है और अपने जीवन काल में मानव पौधों को लगा करके बड़ा कर सकता है। ऐसा एक अनुमान लगाया गया है कि भारत के ग्रामीण भागों में ऊर्जा का लगभग 40% भाग बायोमास एनर्जी के द्वारा पूरा किया जाता है। इसके लिए विभिन्न प्रकार की लकड़ियाँ, विभिन्न प्रकार के पौधों के जो बचे हुए भाग हैं या जो मनुष्य या जंतु स्वयं श्रम कर रहे हैं वो भी बायो एनर्जी के रूप में ही माना जा रहा है। तो ये सब बायोमास एनर्जी है जिसका उपयोग किया जाता है। इसमें भी
पहले से बहुत पहले से ये उपयोग होता रहा है बायोमास एनर्जी का। तो इसमें एक हानिकारक पक्ष है कि बायोमास एनर्जी को जलाने से भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का उत्पन्न होना तथा वायु में डस्ट या पार्टिकल्स का प्रदूषण उत्पन्न होना, ये इसके साथ भी जुड़ा हुआ है। तो ये हमने विभिन्न प्रकार के नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल, नवीकरण योग्य और नवीकरण नहीं होने योग्य, दोनों प्रकार की ऊर्जा के बारे में पढ़ा। और हमने देखा कि जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं वो एक तो सीमित हैं, उनकी मात्रा सीमित है, और दूसरा प्रदूषण उत्पन्न करने वाले भी हैं, जबकि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज अनलिमिटेड हैं तथा अपेक्षाकृत प्रदूषण भी कम उत्पन्न करते हैं। इसलिए भविष्य के लिए यही उचित है कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज अर्थात पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा या जियोथर्मल ऊर्जा या जल ऊर्जा, इस प्रकार की ऊर्जा को उत्पादित करने के लिए नई से नई तकनीकें बनाई जाएं। अभी विश्व का लगभग 26% ऊर्जा का उपयोग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से होता है और बाकी लगभग 75% वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से होता है। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के एक अनुमान के अनुसार 2024 तक जो रिन्यूएबल एनर्जी है इसका उपयोग 30% तक बढ़ जाएगा। तो हम देख रहे हैं जैसे जैसे विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है उसी तरह से ऊर्जा की आवश्यकता भी बढ़ रही है। विभिन्न प्रकार के व्यापारों के लिए, विभिन्न प्रकार के समाजों के लिए, घरों के लिए सबको ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इसके लिए आवश्यक यही है कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज अर्थात नवीकृत होने योग्य ऊर्जा के सोर्सेज के बारे में अधिक से अधिक अनुसंधान किया जाए और उनका अधिक से अधिक उपयोग किया जाए, जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके, ऐसा विकास हो सके कि जो लंबे समय तक स्थिर रह सके और हम प्राकृतिक संसाधनों को कम से कम हानि पहुंचाते हुए विकास कर सकें तथा ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से बच सकें। धन्यवाद बच्चों।